मैंने छोटे में एक मूवी देखी थी जिसमें शहर की गैंग मीटिंग में सबसे बड़े गैंग के लीडर को कोई गोली मार देता है और एक दूसरी गैंग पे झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है। अब इस गैंग के पीछे पूरा शहर पड़ गया है और इन्हें अपनी जान बचा के अपने अड्डे वापस पहुंचना है। काफी लोग समझ गए होंगे मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। ये 1979 की कल्ट क्लासिक फिल्म द वॉरियर्स थी। इस फिल्म के कारण मेरा छोटे से ही ऐसे यूनिक गैंग्स और टफ बैटल्स में भयानक इंटरेस्ट बन गया था। इससे इंस्पायर्ड होकर मैंने अपने क्लासमेट्स को उत्साह के गैंग बैटल का टूर्नामेंट चालू करवा दिया था और ये प्रथा 2nd क्लास से 8 तक चली थी। उसके बाद शायद समझ आ गई होगी। आज की वीडियो इन्हीं टाइप के स्टोरीज के नाम है जिसमें कैरेक्टर्स 90% निहत्थे ही लड़ना पसंद करते हैं या ज्यादा से ज्यादा मेली वेपन्स चला लेंगे, क्योंकि कट्टा, गोली, रिवॉल्वर मेरे हिसाब से फट्टू लोग इस्तेमाल करते हैं। द वॉरियर्स का नाम ले ही लिया है तो उसी से शुरू करते हैं। फिल्म की सेटिंग एक फिक्शनल न्यूयॉर्क में है जहां इन गैंग्स ने खुद को अलग अलग टफ्स में बांट लिया है। आए दिन यहाँ डकैती दंगे चलते रहते हैं। आम जनता का तो जीना हराम ही है, पर गलती से दूसरी गैंग के मेंबर्स टफ में नजर आ गए तो उनको सूतना पहली प्रायोरिटी होती है। इस फिल्म का बेस्ट पार्ट ऑब्वियसली ये गैंग्स है। सबसे पहले तो हर एक गैंग का अपना अपना ड्रेस कोड है और फिर हर एक का अलग गिमिक होता है। जैसे टर्नबुल एसीस ले लो, ये पूरी गैंग ऐसे बस में लद के चलती है और इनकी बस की स्पीड इतनी ज्यादा है कि तुम इससे रेस लगा के जीत सकते हो। फिर द ऑर्फन्स, जो कि इतनी कमजोर गैंग होती है कि इन्हें मीटिंग तक में नहीं बुलाया जाता है। इसका लीडर भी हुसल के फट्टू है। भाई को गुस्सा ना दिलाना वरना ये अपना आइकॉनिक उस्तरा निकाल लेता है। फिर यहाँ लड़कियों की भी गैंग होती है द लिजीज, जो लोगों को रिझा के अपने टफ में ले जाती है। फिर ढिशक्याओं, खचखच और थम दिशुम। तुम लोग समझ रहे ना, मैं इन ओनोमेटोपोइया से मारपीट दर्शाने की कोशिश कर रहा था। और फिर सबसे खतरनाक गैंग द बेसबॉल फ्यूरीज। एक तो अपना इंटिमिडेशन बरकरार रखने के लिए इस गैंग के मेंबर्स कुछ बोलते ही नहीं है और ऊपर से ये सब पेंटिंग लगा लेना और भागते भी बिल्कुल सिंक में। मस्त आइडिया था। फिल्म में इनके लीडर को तो नहीं दिखाया जाता है, लेकिन जब रॉकस्टार ने द वॉरियर्स का गेम बनाया था तो उसमें कई सारे गैंग्स को फ्लैश्ड आउट भी किया था और उसमें बेसबॉल फ्यूरीज का लीडर 2 बल्लों को आपस में टेप करे होता है। मैं सोचता था कि भाई ग्रिप कैसे बनेगी आखिर। इस फिल्म का इन्फ्लुएंस भी काफी तगड़ा है, खासकर रैप सीन को लेके। D12 वालों ने इसी थीम पे वीडियो बनाई थी और फिर इस डायलॉग को तुम लोगों ने कभी ना कभी किसी रूप में सुना ही होगा। रिसेंटली जॉन विक 4 ने भी इस फिल्म को होमाज दिया था। मुझे मतलब इस फिल्म के बारे में सिर्फ बात करने का मौका चाहिए और मैं चुप नहीं रहने वाला। मेरे टेस्ट के लिए भी ये फिल्म काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी। अगर तुम्हें नहीं पता है तो हॉरर के बाद मैं किसी भी तरह के फिस्ट फाइट जॉनरा का खूब बड़ा फैन हूँ। इतना बड़ा फैन हूँ कि 1 घंटे की बीट एम अप पे वीडियो बना चुका हूँ। तो लो, उस वीडियो की भी यहाँ मार्केटिंग हो गई। द वॉरियर्स की यूनिकनेस उसकी अच्छाई और उसकी सबसे बड़ी कमी भी है। बहुत ज्यादा ढूंढने पे भी मुझे उसके जैसा कुछ नहीं मिला था, लेकिन फिर मेरे टीनेज ईयर्स में जापान की एक फिल्म पॉपुलर होने लगी थी। क्रोज जीरो। इस समय मुझे जापान के डेलिंक्वेंट जॉनरा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। एनिमे भी मुश्किल से मैंने DBZ और नारुतो देखा होगा, लेकिन ये लॉन्डो को ऐसे जेब में हाथ डाल के ऐठन में चलते देखना और स्कूल में गैंग बना के झगड़ा करना, इससे ज्यादा रिलेटेबल एक गर्म खून वाले देश की गर्म खून वाली उम्र को और कुछ नहीं लग सकता है। इस भाई की हेयर स्टाइल के पीछे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का यूथ ऐसा भीषण पगलाया हुआ था, सेम उसी तरह जैसे लियोन एस कैनेडी के बालों के लिए लोग मरते थे। हमारा प्रोटैगनिस्ट ताकिया गेंजे भाई एक डेलिंक्वेंट स्कूल में ट्रांसफर हुआ है, सुजुरान, जहाँ पूरे जापान के सबसे हरामखोर बच्चे एडमिशन लेते हैं। हर तरीके के हरामियां उपस्थित हैं, याकुजा के बेटों से लेकर सड़क छाप मुस्टंडे तक, कोई पक्षपात नहीं। गेंजे खुद याकुजा फैमिली से और भाई का सिर्फ एक मिशन है, सुजुरान को कॉन्कर करना। तो पूरी फिल्म में हर एक क्लास और गैंग की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और स्कूल की हायरार्की समझना इतना इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। और यही डेलिंक्वेंट जॉनरा के ट्रोप्स है। एक एक करके क्लास को हरा के अपनी गैंग बढ़ाओ, अपने स्कूल को कॉन्कर करो और फिर दूसरे स्कूल को करो जाके। अब कुछ को रिक्रूट करना काफी ईजी होता है, डायरेक्टली हरा के उन्हें अंडर ले सकते हैं, लेकिन कुछ लॉन्डे स्टबन होते हैं। जैसे इसे ले लो, तकाशी माकी से। ये भाई लड़ाई में हारने के बाद भी किसी का फॉलोवर नहीं बनता है और इस चीज से इंस्पायर्ड होकर काफी लोग इसे फॉलो भी करने लगते हैं। लेकिन लड़कियों के मामले में ये बंदा समझ लो बिल्कुल खत्म है। तो गेंजे इसका ट्रस्ट जीतने के लिए इसका ब्लाइंड डेट फिक्स कराता है और सिर्फ लड़की को सोच के ये परम सुख को पा लेता है। फिर पहले पार्ट का एंटेगनिस्ट और फैन फेवरेट तमाओ सेरिजावा। ये नाटा सा भाई सुजुरान को कॉन्कर करने के सबसे करीब होता है। पूरे सुजुरान में इसकी सबसे बड़ी गैंग है। इसकी पर्सनैलिटी इतनी अलूफ होती है कि कोई कह नहीं सकता कि ये यहाँ का सबसे हरामखोर बंदा है, लेकिन इसकी पहली फाइट देखते ही तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। ये भाई इतना बड़ा फैन फेवरेट था कि टोक्यो रेवेंजर्स का माइकी इसी से इंस्पायर्ड है। यहाँ तक कि एनिमे में माइकी सेरिजावा की 540 किक भी मारता है। किक के पहले का सेटअप एनिमेशन और शॉर्ट एंगल तक सेम था। क्रोज अपने स्कूल सुजुरान को एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट करता है और इसमें मौजूद सारे डेलिंक्वेंट्स उस एंटिटी का जैसे हिस्सा हो। इस स्कूल के लिए ऐसा कहा भी जाता है कि
तुम एक ताकतवर लौंडे को हराओगे तो उसके ऊपर उससे खतरनाक कोई बैठा होगा या फिर कोई नया हरामखोर आ ही जाएगा। इसलिए यहाँ 2 ताकतवर गैंग जरूर बन जाएंगी, लेकिन पूरे सुजुरान को यूनिफाई करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिंदामैन है। ये 6.5 फुट का दानव सुजुरान के टॉप स्पॉट के आगे खड़ी सबसे मोटी दीवार है। ये भाई अकेले पूरी गैंग को मैन हैंडल कर देता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट गेंजे ने अपनी पूरी तथा लगा के भी इसे हाईएस्ट केवल एक घुटने पे ला पाया। बाकी पूरे मांगा को भी मिला के केवल एक बंदे ने इसके साथ ड्रॉ किया है, वरना हर किसी को ये यूं मसल देता है। क्रॉस जीरो के पहले पार्ट में तो देखो सुजुरान के लॉन्डो में ही आपसी मतभेद और पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन दूसरे पार्ट में इनका राइवल स्कूल होजेन इंट्रोड्यूस होते हैं। होजेन में एक मस्त रूल चलता है कि अगर तुम लीडर या फिर कमांडर लेवल पे नहीं हो तो सॉरी तुम्हें गंजा होना पड़ेगा। तुम्हें अपनी हेयर स्टाइल प्यारी है तो लड़के टॉप पे जाओ। इस वजह से 2 फायदे, एक इंटरेस्टिंग चीज भी हो गई और गैंग फाइट के समय हमें कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि कौन सुजुरान से कौन होजेन से। ये फिल्म मेरी फेवरेट डेलिंक्वेंट फिल्म ऑफ ऑल टाइम है। इसके वजह से मुझे अंदाजा हुआ था कि स्टोरीज में कॉमराडरी वाले एलिमेंट्स मुझे अपनी तरफ जल्दी खींच लेते हैं। इस फिल्म की वो लास्ट फाइट में जहाँ पहले गेंजे पूरे होजेन से अकेले लड़ने चला जाता है और फिर हेयर कम्स द कैवेलरी मोमेंट, पीछे से पूरा सुजुरान आ रहा होता है। सुजुरान के सारे नामी कैरेक्टर्स पहले पार्ट में आपस में लड़े कैरेक्टर्स जब एक साथ एठन में चल के आ रहे होते हैं, वो ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट था। सेरिजावा और गेंजे को एक ही तरफ से लड़ते देखना इतनी पतली आवाज में मैंने चीखा था। इस लास्ट फाइट में हर वो चीज है जो डेलिंक्वेंट जॉनरा को मेरे लिए डेलिंक्वेंट जॉनरा बनाती है। सबसे पहले तो यही हेयर कम्स द कैवेलरी मोमेंट हो गया, पूरी गैंग का एठन में चल के आना और अपने अपने पोज देना। ये स्टोरी टेलिंग का सबसे क्लीशे डिवाइस होगा, लेकिन ये जान के भी हम कुछ नहीं कर सकते। एवेंजर्स असेंबल, लॉर्ड ऑफ द रिंग में गैंडोल्फ और एरागॉन की एंट्री, गिंतामा और वन पीस तो ऐसे मोमेंट से भरा पड़ा हुआ है। सारे वॉक्स, सारे आइकॉनिक क्रू के आइकॉनिक पोजेस और गिंतामा का लेजेंडरी लास्ट आर्क जब एनिमी के अगेंस्ट पूरा काबू कीचो एक हो जाता है। इस मोमेंट को सरफेस लेवल पे देखोगे तो बेवकूफ लौंडे गैंग फाइट करने इतनी ऐठन में आए हुए, लेकिन थोड़ा डीप जाओगे तो ये वो ग्रुप है जो आपस में पूरा टाइम लड़ा करते हैं। 1.5 घंटे की फिल्म बन गई है इनके आपसी झगड़े में। आज तक की कोई इनको यूनिफाई नहीं कर पाया है, लेकिन जहां कोई बाहर के लौंडे ने स्कूल के एक बंदे से पंगा लिया तो आपसी झगड़े हटा के पूरा स्कूल पीछे खड़ा है। ये है डेलिंक्वेंट जॉनरा का असली मजा। रिसेंटली टोक्यो रेवेंजर्स की पॉपुलैरिटी पे मैंने काफ़ी लोगों को इंटरनेट पे ये बोलते देखा है कि ऐसी गैंग फाइट्स हो रही है बच्चों में, पेरेंट्स और पुलिस वाले कहाँ हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ ऐसी स्कूल वाली लड़ाइयाँ देखी है तो सबसे पहले इस स्केल पे कुछ चला गया तो बात करके मैटर सॉल्व हो जाता है, वरना छोटे स्केल की लड़ाई होती है तो जल्दी जल्दी से लड़ झगड़ के लौंडे तुरंत भाग लेते हैं। कोई मारी डाला गया तो बात आगे बढ़ेगी भाई। लेकिन मान लो कि इस स्केल पर लड़ाई हो भी गई, जो कि कभी कभी हो भी जाती है, कोई भी लड़का गेंजे जैसा पगला निकल गया तो हो ही जाएगी। तो क्या तुम्हें लगता है यहाँ पुलिस बीच में आने की हिम्मत करेगी? न जाने ग्राउंड में क्रिकेट खेलते टाइम कितने ही दंगे हुए, मैंने आज तक नहीं देखा पुलिस को। उल्टा इस मामले में मेरा पुलिस वालों से जितना भी इंटरेक्शन हुआ है वो काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। और फिर स्कूल में तो लड़ाई करते ही थे। रही बात पेरेंट्स की, तो मैंने मिडिल एज अंकलों को लड़ते हुए देखा है ऐसी फाइट्स में, और वो अंकल काफी हद तक छोटे टीनेजर्स को मार रहे होते हैं। बाहर पुलिस आ जाती होगी ये सब में, यहाँ तो हाथापाई होना जिंदगी का अहम हिस्सा है। मैं ग्लोरीफाई करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें जितना हो सके उतना संभल के रहना है। माफी मांग के भाग पा रहे हो तो भाग लो, एम्बेरस हो जाना ज्यादा बढ़िया है अपनी फैमिली को कष्ट झिलवाने से। हमारे शंक्स भैया की तरह जियो, जो बैंडिट्स आके मजाक उड़ा के भी चले जाते हैं तो हंस के हटा दो। कोई हाथ पैर नहीं चलाएगा, सीधा चाकू, रामपुरी, बर्छा, चापड़, चेनसॉ, खुखरी, हसिया, ये सबको चलाने की ट्रेनिंग ले लो, कहो कभी काम आ जाए। इन मूवीज को देखने के कई सालों बाद जब मैं एनिमे मांगा में घुसा था तब मुझे पता चला कि ये फिल्म्स मांगा की प्रीक्वल्स थी, और जो कैरेक्टर्स इन फिल्म्स में फर्स्ट ईयर में थे जिन्होंने फिल्म्स की फाइट में हिस्सा भी नहीं लिया था वो सारे उस मांगा के मेन कैरेक्टर्स थे। फिर मुझे पता चला इस मांगा का एक सीक्वल भी आया था, द वर्स्ट। मैंने क्रॉस जीरो की मांगा रिसेंटली पढ़ी थी और द वर्स्ट वाली अभी पढ़ना बाकी है। मांगा का टोन फिल्म से थोड़ा डिफरेंट है और वजह दोनों प्रोटैगनिस्ट गेंजे और बोया की पर्सनैलिटी है। एक हार्टफुल सीरियस लड़का था, दूसरा हार्टफुल अलूफ है। मांगा में सिटी के गैंग्स और स्कूल को काफी डिटेल से बिल्ड भी किया गया है, तो फैंस मांगा के बारे में कोई अंदाजा नहीं था तो मस्ट रीड है तुम्हारे लिए। क्रॉस फिल्म की लेगेसी को संभालने के लिए मॉडर्न डेलिंक्वेंट जॉनरा में एक और नई आईपी आई थी जिससे मेरा काफी रिसेंटली सामना हुआ है, लेकिन फैंस ऑलरेडी जानते होंगे। हाई एंड लो। इसकी पॉपुलैरिटी का मुझे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन सीरीज और इतनी सारी मूवीज देख के मैं इतना कह सकता हूँ कि फैंस काफी डेडिकेटेड होंगे जो इतनी बड़ी फ्रेंचाइज खड़ी हो गई है। एक दिन बोरियत में मुझे कुछ माइंडलेस देखने का मन हुआ। मैंने दोस्त से कहा कि आओ इसकी एक फिल्म देख दी जाए, और मुझे सीरीज की क्रोनोलॉजी वगैरह किसी चीज के बारे में जानने का कोई मन नहीं था। मैंने 2 स्कूल गैंग्स को लड़ते हुए देखा, टाइटल में हाई एंड लो के साथ द वर्स्ट का नाम देखा, मैंने इसे चालू कर दिया। अब ऐसा क्रॉस जीरो फैन पहले सीन में ही होसेन की गैंग ऐसे सबवे ट्रेन से एठन में निकल के जा रही हो, तुरंत हाइप में आ गया था। जो मैं चाहता था ये फिल्म वही कर रही है। फिर आगे सारे लीडर्स, जिसमें से इस बंदे की वाइब बिल्कुल अलग ही थी। मतलब इतनी हंसी आती है ये वाइब देख के, लेकिन मैं झूठ बोलूंगा अगर कहूंगा कि ये कूल नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट इसने ही सबसे पहले मुझे अट्रैक्ट किया था। फिर इनकी ओपोनेंट गैंग की तरफ सीन जाता है। इनका ब्लैक यूनिफॉर्म देख के मुझे पहले लगा था ये सुजुरान की नई जनरेशन है, जो कि मैं ऑब्वियसली गलत था, लेकिन हाइप तो हो ही गया था। फिर भी यहाँ के सारे लीडर्स का लुक काफी कोकी था। सबसे पहले तो इस चश्मे वाले लौंडे को ही ले लो, जो कि हाई एंड लो का रिकरिंग कैरेक्टर है, पर उस समय मुझे नहीं पता था और लुक्स में इसने खुद को तुरंत बेच दिया था। मैं जानना चाहता था कि इसे भाई किस बात की एटन है। और फिर इस ब्लॉन्ड बंदे की हेयर
स्टाइल देखो, क्या धाकड़ लग रहा है। मैं इतना खूबसूरत लगता होता तो कभी लड़ाई में जाके अपने जबड़े ना तोड़वाऊं। और फिर से इस वाले की लचक देखो भाई, ऐसे कर्व में ये अपने कुबड़ को इतनी देर तक कैसे रख ले रहा है आखिर। मैंने इतनी देर सिर्फ इसी सीन के बारे में सिर्फ इसलिए ही बात की क्योंकि यही है जो मजा है पूरे फिल्म में, इनका ड्रामा वगैरह जानना और इस लड़ाई तक इन लोग कैसे आए, वो सारी बातें ठीक ठीक है, लेकिन इस फिल्म को देखने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही इंटरेक्शन है। और मुझे खुशी हुई थी कि इसको बनाने वाले इस बात को अच्छे से समझते हैं। वो इस पहले सीन में तुम्हें बताना चाहते हैं कि इस स्केल पे झगड़ा होने वाला है, तो बीच में मूवी बोरिंग भी लगे बंद ना करना। सबसे पहली डिफरेंट चीज मैंने क्रॉस जीरो से इसमें नोटिस किया है कि प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बढ़ गई है। अब फाइट्स में कैमरा इतना डायनेमिक हो चुका है जो कि अच्छा हो भी सकता काफियों के लिए और नहीं भी। इस वजह से मैंने सोचा था वो ग्रिटी रियलिज्म जो क्रॉस में होती थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, और हो भी गई है। लेकिन रियलिज्म आखिरी चीज होगी जो इस उम्र में मैं माइंडलेस फन मूवी के लिए डिमांड करूंगा। और फिर जिस फाइट में ऐसे घुसे पड़े और ऐसे खून थूकते लोग दिखे, मुझे और क्या चाहिए। ये फिल्म भी सारे डेलिंक्वेंट के ट्रोप्स वापस ले आई है। एक बंदे को स्कूल को कॉन्कर करना है और फिर ये बोर्ड में बैठ के हायरार्की डिस्कस करेंगे और बस लग जाओ गैंग्स को रिक्रूट करने में। लेकिन ये सिर्फ मूवी का 1/4 हिस्सा है। इसके अलावा और भी ढेर सारा ड्रामा है जिसमें से काफी कुछ में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इस फिल्म की वजह से जो कैरेक्टर मेरी नजरों में चढ़ा था और वो है ये ओया हाई का चेयरमैन मुरायामा, जो कि इस सीरीज को लेकर कोई यूनिक बात नहीं थी। पूरे कैरेक्टर की पर्सनैलिटी और वाइब से ही तुम्हें समझ आएगा कि फिल्म भी इसे कूलेस्ट पोर्ट्रे करना चाहती है। साले को लड़ाई झगड़े से ज्यादा इसकी दिक्कत सता रही है कि इसके पास जॉब नहीं है और फिर स्कूल के बंदों को आपस में लड़ने से भी रोकता है। तो इंपॉर्टेंट मैटर्स की केयर भी करता है, लेकिन फिर दिखाता भी ऐसे है कि केयर नहीं भी करता है। जैसे ओयाको में कोई ड्रग्स डीलिंग चालू हो गई होती है तो ये काफी खुन्नस में रहता है क्योंकि इसने स्कूल में बैन कराया था। तो ये वही डेलिंक्वेंट कैरेक्टर्स की फिलॉसफी के दायरे में है जो लड़ाई झगड़ा कॉमराडरी को मोटिवेट करते हैं और वर्थलेस लड़ाइयों और कोई भी क्राइम को अपने स्कूल में फैलने भी नहीं देते हैं। ये सब सुनकर तुम्हारे दिमाग में जो कैरेक्टर बना होगा, इसकी पर्सनैलिटी देख के तुम्हें कहीं से नहीं लगेगा कि इस बंदे के उसूल होंगे, और इस वजह से ये सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। फिर मेरे नजरों में ये एक और रीजन से चढ़ा था क्योंकि मुरायामा को प्ले करने वाले एक्टर यूकी यामादा ने काइजोकू सेंताई गोकाइजर्स में गोकाई ब्लू को भी प्ले किया था। मैं एक और हुमाच पे ध्यान डालना चाहता कि मुरायामा की पार्ट टाइम गैंग ट्रक में खचाखच लद के आती है, जिनको देख के मुझे द वॉरियर्स के टर्नबुल एसीज की याद आ गई। पूरे फिल्म में मुरायामा यूजलेस फाइट्स में नहीं लड़ता है, लेकिन आखिरी फाइट में इस भाई का हेयर कम्स द कैवलरी मोमेंट होता है, और इस पूरे हाई एंड लो फ्रेंचाइज में ये कैरेक्टर जैसे सिर्फ और सिर्फ इसी मोमेंट के लिए बना हो। यहाँ तो देखो भाई की एंट्री दिखाना बनता ही है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लो। और अब बारी है इस फिल्म के मेरे फेवरेट मोमेंट, इस कैरेक्टर की आइकॉनिक बैटल कराए। ये कैरेक्टर कह दो इस फिल्म के द्वारा दिया गया एक अनएक्सपेक्टेड ट्रम्प कार्ड जैसा था, लेकिन असली माल तो वो पहले सीन में मुझसे प्रॉमिस की गई होसेन और ओयाको के बीच की फाइट थी। तो उसका क्या हुआ? तो अब समय आ चुका है इस फिल्म के असली स्पेक्टेकल की बात करने का। तुम पूरी मूवी की स्टोरी प्लॉट के चुतियापे को उठा के फेंको, मैं खुद कहता कि इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस फाइट के लिए मैं तुम्हें भर के रिकमेंड करना चाहता हूँ इसे। सिर्फ जिस तरह से ये पूरा डायरेक्शन और फाइट की मोमेंट टू मोमेंट कोरियोग्राफी की गई है, मेरे मुंह पे सिर्फ और सिर्फ एक शब्द आ रहा है, खूबसूरत। कैमरा इतना सीमलेसली मूव करके फाइट के इंटरेस्टिंग मोमेंट्स को कैप्चर कर रहा होता है। मैं सिर्फ डिटेल्स और पैशन देख के डायरेक्टर्स को सलाम ठोकता हूँ। कई बार रिपीट में मैं ये फाइट देख चुका हूँ, और वो आखिरी का स्लो मो शॉट, प्लीज जाके इसे एक्सपीरियंस करो। इस फिल्म की वजह से मुझे हाई एंड लो के यूनिवर्स में भी इंटरेस्ट जागा और बाकी मूवीज देखने का भी डिसाइड किया। हाई एंड लो को तुम मॉडर्न एज का डेलिंक्वेंट मीडिया मान लो। हाई स्कूल के गैंग पॉलिटिक्स से हटके इसमें पूरी सिटी आ चुकी है। लोर कुछ ऐसा है कि इस सिटी में पहले एक बड़ी बाइकर गैंग हुआ करती थी, मुगेन। फिर वो डिसबैंड हुई और पूरी सिटी 5 भाग में विभाजित हो गई। इन 5 गैंग्स के इनिशियल्स को जोड़ के इन्हें स्वॉर्ड कहा जाता है। ऑब्वियसली इन गैंग्स का अलग अलग गिमिक है। सबसे पहले एस से सानो रेंगोकाई या इंग्लिश में हुडलम स्क्वाड, स्टोरी के बाइकर गैंग। सबसे इंपॉर्टेंट पीओवी गैंग यही है। इसके लीडर कोबरा को तुम इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी कह सकते हो। एक तो फिर भाई की आवाज सुनो, इतनी भारी आवाज है कि जब भी ये बोलता है तो कैमरा को सुनने के लिए क्लोजअप लेना पड़ता है। डब्ल्यू वाली गैंग का नाम रखने में कोई मेहनत नहीं की गई है। व्हाइट रास्कल्स, सही बता रहा, इस गैंग को पहली नजर में देख के मुझे भयानक हंसी आई थी। ये सूट में क्यों लड़ने आए? इतना तैयार होके कौन दंगे में जाता है भाई? इनका बस चले तो सहरा भी डाल के निकल लेंगे। ओ से वही पिछले फिल्म में दिखाई डेलिंक्वेंट स्कूल ओया हाई है, और इनके लीडर मुरायामा की तो बात कर ही ली। सबसे बोरिंग नाम वाली गैंग रूड बॉयज। ये नाम सुन के मुझे सच में क्रिंज हुआ था। इस गैंग का गिमिक है कि ये मस्त पार्कोर और बी बॉइंग करके लड़ते हैं। दुश्मनों को आसानी से घुसा मारा जा सकता है, लेकिन ये एयर फ्लेयर्स और फ्लिप्स का सहारा लेके खुद को थकाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इनका लीडर जापानीज मीडिया का अभी तक का सबसे ईमो कैरेक्टर होगा। भाई के सारे शॉट्स ऐसे लिए गए जैसे सैड के-पॉप वीडियो चल रही हो। दर्द देखो भाई के मुखड़े पे बस तुम। और आखिर में दारूमा इक्का, ये इस स्टोरी की कार गैंग है। ऐसे तो देखो बाकी सारे गैंग्स के लीडर्स भी एटन में ही रहते हैं, लेकिन इस भाई की वाइब मुझे बहुत धाकड़ लगती है। बिल्कुल झुकी झुकी आंखें रखता है, पूरे आलस में जरूरत से ज्यादा
1% मेहनत नहीं करेगा, भौहें ऐसी टेढ़ी करेगा कि अभी द रॉक से बढ़िया कुकिंग कर देने वाला है। मोस्टली स्टोरी इनकी आपसी मतभेद मिटा के सिटी के अनटचेबल याकुजा ग्रुप कुरियो के शेडी बिजनेस को रोकने पे चलती है। बाकी इनको रोकने के लिए कुरियो ग्रुप वाले और भी फ्रीलांस गैंग्स को भी हायर करते हैं, जैसे ये रैपर की गैंग माइटी वॉरियर्स को ले लो। रैपर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने इस कैरेक्टर को रखा है। Welcome back, bro. ये बंदा जब जब स्क्रीन में आता है मेरी ऐसी भयानक लेड़ सूख जाती है। अगर रैपर होने की कूल ऐठन ऐसे दिखाई जाती है तो आज से मैं ब्लैक पिंक का फैन हूँ और लीजा मेरी फेवरेट रैपर है। ये सारी गैंग्स हमेशा अपने आइकॉनिक कलर्स में रहती है। इनकी खुली जैकेट और शादी के सूट चाहे लड़ाई के बीच में आ जाए, लेकिन कैमरा में सुंदर दिखना ज्यादा जरूरी है। अब इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, असली मजा क्या है। तो इनकी भी पंचलाइन वही लार्ज स्केल गैंग फाइट्स है। हर फिल्म में ये पांचों गैंग मिलकर एक सिंगल एनिमी से भिड़ती है और फिर फाइट के समय एक एक गैंग का हेयर कम्स द कैवलरी मोमेंट। ऐसे सेना लेके युद्ध में जाते लोगों को देख के कैसे एपिक फील हो। हर शॉट का केवल एक काम है इन गैंग्स को कूल दिखाना। ओजी ट्रिलॉजी की हर एक फिल्म में एक बड़ी फाइट होती है, लेकिन मेरी फेवरेट सेकंड पार्ट वाली है। उसमें ड्रामा बिल्कुल परफेक्टली एस्केलेट किया गया है। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की जगह ये सूट वाले गैंग व्हाइट रास्कल्स पे फोकस किया गया है और वही सेम क्रोस वाला फॉर्मूला। एक बड़ी गैंग इनको ज्यादा नंबर से ओवरवेलम करने आ रही है, लेकिन लीडर भैया ने अपने मैटर में बाकी गैंग को शामिल होने से मना कर दिया है और बच्ची खुची टुकड़ी को लेकर लड़ने चला जाता है। वो शॉट जिसमें इसकी जरा सी टीम पोज करती है और आगे से चौड़ी रोड भर देने वाली गैंग आ रही है, ऐसा हाइप मोमेंट था। कोबरा की टीम के अंदर भी मतभेद हो जाती है और कुछ टीम मेंबर्स इस लड़ाई में हिस्सा लेने से इनकार कर देते हैं। मस्त ड्रामा था। और फिर तुम समझ रहे होगे इस फाइट में व्हाइट रास्कल्स की मदद करने एक एक करके बाकी स्वॉर्ड भी आ जाते हैं। कोबरा भाई को देखो, गैंग लेके एंट्री मारी, किसे मारना है बताओ? इस मेन विलन को। व्हाइट रास्कल्स के लीडर ने रोका कि भाई ये उसे मारेगा, ओके तो मैं बाकियों को संभालता हूँ। भाई साहब इंटिमिडेशन लेवल इस स्तर पे होना चाहिए। इस मोमेंट की वजह से कोबरा के लिए मेरी इज्जत बढ़ गई थी और वो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि इस बार ये अपने लिए नहीं दूसरे कैरेक्टर के छुट्टे काम को संभालने आया है कि तुम लीडर को खत्म करो, बाकी लौंडों को तुम तक पहुंचने नहीं देंगे। और फिर अपने भाई मुरायामा की बैटल कराए सुनना तो बनता ही है। लेकिन इस मूवी का बेस्ट हेयर कम्स द कैवलरी मोमेंट दारुमा इक्का ने खा लिया है। देखो बस। ラスカルする喧嘩売ったってことはよ、ちょうどに喧嘩売ったっていうことになる。つまりそれがロードキャテージ。 पूरे फिल्म के प्लॉट का केवल एक ही पर्पस है इन हाइप मोमेंट्स और इन बैटल तक हमें पहुंचा दे, चाहे उन प्लॉट में उतनी डेप्थ भी ना हो, लेकिन एक्शन सीन्स में पूरी जान लगा दी गई है। तो हाँ, क्रिंज कैरेक्टर्स और चीजी स्टोरी लाइन के बाद भी मैं इस हाई क्वालिटी के डेलिंक्वेंट एक्शन का बहुत बड़ा फैन हूँ। गिल्टी प्लेजर कह दो या कुछ भी कह दो, मैं डेलिंक्वेंट जॉनरा का इतना बड़ा फैन हूँ कि मैंने एक नॉवेला और एक फुल ब्लोन नॉवल इसी जॉनरा पे लिखी हुई है। ये आउटकास्ट लोगों को मिलकर एक बड़े अथॉरिटी की रेड़ मार देना अलग ही चाम है। अब जापानी कल्चर से रिलेटेड जॉनरा की बात कर रहे हैं और एनिमे मांगा की बात ना करे तो बहुत बड़ा पाप होगा। तो आओ मैं अब मेरे वन ऑफ द फेवरेट डेलिंक्वेंट एनिमे के बारे में बताता हूँ। चिंता ना करो, टोक्यो रेवेंजर्स की बात नहीं करने वाला हूँ। जैपनीज मीडिया का एक रूल है, अगर कुछ पॉप कल्चर है तो उसको मॉक करते हुए भी ढेरों मीडिया होंगे। टोकुसात्सु ही ले लो, खुद भी पॉपुलर है और इसको तोड़ मरोड़ के मॉक करते हुए जो मीडिया बने हैं वो भी अलग पॉपुलर है। ऐसे डेलिंक्वेंट कल्चर को मॉक करती स्टोरीज भी काफी पहले से बनती आ रही है। खुद क्रॉस जीरो की ओजी मांगा ले लो, उसमें डेलिंक्वेंट कल्चर के ट्रोप्स को सबवर्ट किया गया है। तभी मैं फिल्म के टोन को डिफरेंट कह रहा था। तुम इस जॉनरा के ट्रोप्स को अगर जानते होगे तब जाके क्रॉस जीरो की मांगा का ज्यादा सेंस बनेगा कि स्टोरी क्या करना चाहती है। और ऐसे ही एक एनिमे ने डेलिंक्वेंट और बैटल शोनेन के ट्रोप्स को जोड़ के मॉक करने को डिसाइड किया और हमें बिल्जेबब मिला। सारे ट्रोप्स वही है, डेलिंक्वेंट स्कूल है, अलग अलग लीडर के फैक्शंस में बटा हुआ है। यहाँ पे सूकेबान का भी गैंग है। जिन्हें टर्म नहीं पता है तो बेंचो एक डेलिंक्वेंट गैंग के लीडर को कहा जाता है और सूकेबान फीमेल डेलिंक्वेंट्स को कहा जाता है। गिमिक बस इतना है कि इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट के पास सुपर पावर्स है जो कि इस बच्चे की वजह से उसे मिली है। प्रीमाइस देखो प्योर एनिमे बोंकर्स लेवल वाला है। इस दुनिया में एक रिवाज चलता है कि डीमन लॉर्ड्स एक ताकतवर इंसान को ढूंढ के अपने बच्चे को उसकी देख रेख में भेज देते हैं और लॉर्ड ऑफ लाइस बिल्जेबब अंकल को हमारा प्रोटैगनिस्ट तात्सुमी ओगा मिलता है। अब बाकी डेलिंक्वेंट प्रोटैगनिस्ट के तरीके इस भाई को स्कूल का बेंचो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसे बस लेथार्जी से भरी जिंदगी चाहिए और जहां लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ये तत्पर तैयार रहेगा। लेकिन इस बच्चे के आने से जिंदगी उथल पुथल हो गई है और ये कुछ भी करके उस बच्चे से दूर होना चाहता है। तो स्टोरी ऑब्वियसली इनके बीच रिलेशनशिप डेवलपमेंट दिखाना चाहती है, पर मेन स्टोरी टेलिंग बस इतनी है कि इस बच्चे की वजह से ढेर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ करती है और मिसअंडरस्टैंडिंग में ही इसके बाकी डेलिंक्वेंट से लड़ाई होकर ये स्कूल का सबसे पावरफुल हो जाता है और सूकेबान के लीडर का इस पर क्रश आ जाता है। लेकिन इस बच्चे को देख के उसे लगता है कि इसकी शादी हो चुकी है। कुल मिला के कहानी में सिर्फ और सिर्फ पगचौदी होती है। हर एक कैरेक्टर अलग प्रकार की तफरी का इनकारनेट है। इस एनिमे की कॉमेडी हर किसी के लिए नहीं होगी, लेकिन अगर तुम डेलिंक्वेंट जॉनरा के फैन हो तो तुम्हें फील गुड महसूस होगा और पूरा शो खुद को सीरियसली भी नहीं लेता है। एनिमे की क्वालिटी देखो अभी के हिसाब से 2 कौड़े की है और एनिमे पूरा भी नहीं है तो मैं मांगा रिकमेंड करूंगा। मांगाका की आर्ट स्टाइल काफी स्मूथ सी है। बहुत सिंपल बैटल शोनेनी स्टाइल का एनिमे है, लेकिन स्लाइस ऑफ लाइफ स्टफ में भी काफी फोकस किया गया है। और फिर मेरे फेवरेट कैरेक्टर तोजो को ले लो। ये लौंडा भालू के साथ ट्रेनिंग करता है।
होगा को तो जैसे ये बच्चा कभी कभी पावर्स दे देता है, ये लौंडा मामूली आदमी है, लेकिन किसी को पंच करता है तो वो आदमी एक बिल्डिंग की खिड़की से उड़ के बगल वाली बिल्डिंग में जाके करता है। अब ऐसे ओवर द टॉप कॉमेडी फाइट सीन्स जिसमें स्टेक्स भी इतने नहीं होते, तो उसमें वो हाइप वाली फीलिंग कहां से आएगी, तो उसकी चिंता ना करो। आखिरी आर्क में इनका पूरा स्कूल एक होकर दूसरे स्कूल से भिड़ता है और ओपोनेंट के लीडर के पास दूसरे डीमन लॉर्ड लूसीफर का बच्चा होता है। तो उस आर्क में अपने स्कूल के सारे कैरेक्टर्स एकजुट हो जाते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का मूवमेंट होता है। इसलिए मैं मांगा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एनिमे में फाइनल आर्क नहीं बनाया गया है। और सबसे बेस्ट पार्ट तो वही है जब ये सारे पागलों को एक ही तरफ से लड़ते देखोगे। अब इस वीडियो में केवल एक और मांगा की मुझे बात करनी है, और हमेशा की तरह मैं अपनी वीडियो में मेरे फेवरेट को सबसे आखिरी में रखता हूँ। तो हाँ, ये मेरा फेवरेट डेलिंक्वेंट मीडिया ऑफ ऑल टाइम है, एंजल देनसेत्सु। मैंने डेलिंक्वेंट मीडिया के ट्रोप्स को मजाक उड़ाने की बात की थी, तो उस कैटेगरी में एंजल देनसेत्सु के बराबर तफरीबाज कोई नहीं है। एंजल देनसेत्सु काफी छुपा मांगा है, लेकिन इसके मांगा का नोरी हीरो यागी को एनिमे फैंस इनकी दूसरी पॉपुलर सीरीज क्लेमोर से जानते होंगे, लेकिन दोनों कहानियों के टोन में जमीन आसमान का फर्क है। एंजल देनसेत्सु में सिर्फ और सिर्फ बकचोदी है। हर डेलिंक्वेंट स्टोरी की तरह ये एक हाई स्कूल में पढ़ते लड़के सेइचिरो कितानो की कहानी है, जो कि इस धरती में पैदा हुआ सबसे सज्जनता पूर्व, दयालु और दिल से भोला लड़का है। दिक्कत बस इतनी है कि ये ऐसा दिखता है। भाई का हुलिया इतना इंटिमिडेटिंग है कि लोग सिर्फ देख के इसे गली का सबसे हरामखोर गुंडा समझ लेते हैं। ये किसी को अप्रोच भी करता है तो अगला सहम जाता है और थर थर कांपने लगता है। यहाँ तक बिल्ली तक इसके थोपड़े को देख के दहशत में आ जाती है। तो ये पहले दिन स्कूल में जाता है तो बाकी लोग इसे एक डेलिंक्वेंट समझते हैं, और स्कूल का करंट बेंचो इसको चुनौती दे देता है, और सिर्फ इसको अप्रोच करते उसकी फट जाती है। एक दिन के अंदर ही बिना कुछ किए कितानो भाई अपने स्कूल के डेलिंक्वेंट गैंग का लीडर बन गया है। फिर एक नया ताकतवर डेलिंक्वेंट स्टूडेंट भी स्कूल में एडमिशन लिया होता है, और वो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और कितानो भाई के डेविलिश ऑरा के कारण खुद से मान लेता है कि वो हार गया है, और अब उसे स्कूल का नंबर 2 होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के पूरी स्टोरी में यही है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद दूसरी होती रहेगी, और अपना कितानो भाई की दहशत इस सिटी के दूसरे गैंग्स तक भी पहुंचने लगती है। एक सिनारियो होता है कि दूसरे स्कूल की गैंग पब्लिक पार्क में अपना डेरा जमा के लोगों को बुली कर रहे होते हैं, तो नंबर 2 मेटाफर में कितानो भाई को बताता है कि पार्क में काफी गंदगी हो गई है, इन्हें साफ करना होगा। लेकिन कितानो भाई को फिगर्स ऑफ स्पीच कहाँ समझ आने वाली है, ये सच में पार्क को साफ करने चल देता है। स्कूल का पहला वाला बेंचो, उसके 2 अंडरलिंग्स कितानो और नंबर 2 सब पार्क पहुंचते हैं। इन लोग 3 हिस्सों में बट के पार्क की सफाई करने का डिसाइड करते हैं। बाकी लोग एक एक करके दूसरी गैंग को पेल रहे होते हैं। यहाँ कितानो भाई अपना मस्त सफाई चालू कर देता है, और दूसरी गैंग के कुछ लड़के कितानो को भी देख ही लेते हैं और उसे भी बुली करने का सोचते हैं, लेकिन उसका चेहरा देखते ही फटी में भागते हैं और एक पड़ी डंडाल से गिर के बेहोश हो जाते हैं। अब ऐसे बीच में गिरे होंगे तो उनको चोट लग सकती है, इसलिए हमारा कितानो भाई उन्हें आराम से साइड में लेटा देता है। यहाँ दूसरी तरफ अपने गैंग वाले गिनती गिन रहे होते हैं कि उन्होंने कितने लोगों को ढेर कर दिया है। नंबर 2 कितानो के एरिया में जाके चेक करता है तो वहाँ कितानो भाई दर्जनों बेहोश हुए लड़कों को पार्क में साइड में लेटा रहा होता है। इस इवेंट के बाद कितानो भाई का ऐसा लेजेंड बन जाता है कि एक डेविल है जिसने अकेले बिना एक बूंद पसीना भाई दर्जनों लौंडों को बिछा डाला। स्टोरी में आगे डिटेल्स मिलेगी कि बचपन से इसके लुक्स के वजह से काफी लोगों ने इस पे हमला किया होता है, जो कि इसको अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि क्यों हो रहा है। एक्चुअली ये इतना भोला है कि इसके नजरिए से ये बहुत कॉमन चीज है, और इस चक्कर में इसकी बॉडी खूब ज्यादा ड्यूरेबल हो चुकी है। मुस्टंडे से मुस्टंडे लौंडे इसे पूरी ताकत से पंच करते फिर भी इसे जरा सा ही ब्रूज होता है, लेकिन अगर ये उन्हें हल्का सा धक्का भी दे दे तो समझ लो अगला 10 फीट हवा में उड़ के गिरेगा और काफी घंटों तक उसकी आंखें नहीं खुलने वाली है। ऐसे तो ये लड़ाई से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन जब इसे किसी दूसरे को बचाना हो तो कभी कभी यही अपना सिग्नेचर धक्का यूज कर देता है। तो भाई अपने सिटी का सबसे पावरफुल बेंचो मिसअंडरस्टैंडिंग में ही बना है, लेकिन असलियत में भी यही सबसे पावरफुल है। तुम लोगों को हैरानी होगी कि ऐसे फनी डेलिंक्वेंट मांगा में काफी होलसम सी रोमांस लिखी गई है, और लड़की भी खतरनाक फाइटर होती है। इसके बाप ने इसे बचपन से ट्रेनिंग दी होती है। कितानो के बाद स्कूल की ये सेकंड बेस्ट फाइटर है। फिर बाद में एक और ट्रांसफर स्टूडेंट आती है, वो भी फाइटर होती है, और सबके सब इनिशियल रिएक्शन से कितानो को डेलिंक्वेंट मान के पंगा लेते हैं, फिर एक एक करके सब कितानो को फॉलो भी करने लगते हैं। इस चीज को लेकर इतना फनी मोमेंट होता है, एक नया डेलिंक्वेंट स्कूल में एडमिशन लेता है और उसे यहाँ टॉप पे जाना है। प्रीवियस वाला बेंचो उसे पूरी हायरार्की बताता है। वो भाई बेचारा जाके नंबर 2 को चैलेंज करता है, पेला जाता है। दूसरी ट्रांसफर वाली लड़की को करता है, हार जाता है। फिर वो कितानो की जीएफ को देखता है कि एक नॉर्मल सी लड़की है और वो भी इसे यूं ही बदल देती है, तो भाई को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है कि वो साला हमेशा से कमजोर था। नंबर 2 हटाओ, लड़की अब तक उसे बदले दे रही है। उसके सपने चूर हो जाते हैं और वो खुद को कितानो की गैंग का सबसे वीकेस्ट मेंबर मान लेता है। फिर लास्ट में जब ये पूरी गैंग एक साथ मिलकर दूसरी गैंग से फाइट करने जाती है और तब ये देखता है कि ये दूसरी गैंग के मेंबर्स को हरा पा रहा है, तो भाई को तब एहसास होता है कि ये कमजोर नहीं है, इसके गैंग के बाकी सब हद से ज्यादा ताकतवर थे। ऐसे चुतियापे वाले सिनारियो में कैरेक्टर्स फंस के आपस में बॉन्ड बनाते रहते हैं, और टिपिकल डेलिंक्वेंट मांगा ना होने के बाद भी जब पूरी गैंग सिर्फ स्कूल में चल के आ रही होती है तो वो एपिक पोज वाला फील आता है। स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स भी फिर इस मोमेंट को हाइप कर रहे होते हैं कि आज पूरी गैंग एक साथ दिखी। तो डेलिंक्वेंट मीडिया के इस एथन में चलने वाले ट्रोप को किसी और कॉन्टेक्स्ट से देखने पे भी वो एपिकनेस नहीं कम हो रही होती है। एंजल देनसेत्सु का 2 एपिसोड का एनिमे भी बना हुआ है, जिसमें सिर्फ पहले गैंग फाइट तक की स्टोरी है और बीच में काफी डिटेल्स भी कट की गई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं मांगा रिकमेंड
रिकमेंड करूंगा। खूबसूरत चीजें देखने वालों को ये मांगा की आर्ट स्टाइल रेजिस्ट कर सकती है, विच इज फेयर, लेकिन तुम काफी तगड़ी कॉमेडी मिस कर दोगे। डेलिंक्वेंट जॉनरा मेरे नजरिए से एक एपिक फैंटेसी जॉनरा ही है, लेकिन बस स्केल कंट्री और वर्ल्ड वाइड की जगह एक स्कूल या छोटी सी सिटी की सेटिंग तक ही होता है। इस चक्कर में राइटर्स को ओवर वर्ल्ड बिल्डिंग करने की जरूरत नहीं है और हमें एपिक फैंटेसी के लेवल पे लार्ज स्केल बैटल्स ना भी देखने को मिले, लेकिन मस्त डेंस गैंग फाइट्स का मजा मिल जाता है। अब वीडियो को खत्म करने का वक्त आ चुका है। इसके अलावा मुझे नहीं पता मैं और क्या बोल के कंक्लूजन करूं, तो यहाँ तक देखने वालों को आरिगातो गोजाइमास। अब मैं जा रहा निद्रावस्था में। बाय बाय।